मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सिलेक्टेड है। तो अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, ये अब कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए। गलत फहमी में पढ़ के कीजिए, शायद कौम इनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम को जानते नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी ने सियासत तो सही की नहीं है। नवाज शरीफ वो जनरल जनानी के छतों पर सरिया लगाते लगाते वजीर आला और वजीर वो बन गया। शहबाज शरीफ टोकरे का फल लेके जाता था रिश्वत देने के लिए, वो ऊपर आ गए। इन्होंने मेहनत कौन सी की है? इनको तो बाहर से उठा के सिलेक्ट करके इनको बना दिया। जरदारी ने एक जाली पर्चा दिखा के वो बन गया, और फजल रहमान 30 साल से दीन को बेच रहा है। इन्होंने क्या मेहनत की है? लेकिन ये इनको गलत फहमी होगी है, क्योंकि लोग मुश्किल में हैं। लोग इन तीन चेहरों की करप्शन भूल चुके हैं, ये गलत फहमी में पड़ गए और ये कप्तान के ट्रैप में आ गए। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। अस्सलामुअलैकुम एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। दुआ जमील की गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आज का ये शो मैं कर रही हूँ। पैनल का तारुफ करवा दूँ। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, और साथ हासिल रहेगा मोहम्मद इलियास साहब का भी। बात करेंगे सबसे पहले कि तहरीक अदम एतमाद से पहले मुल्क की सियासत में मखाजराई भी उरूज पर है। गवर्नमेंट और अपोजिशन ने सियासी जंग सड़कों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। गवर्नमेंट ने अदम एतमाद से पहले डी चौक में 27 मार्च को 10 लाख लोग जमा करने का ऐलान कर दिया है, और गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन का साथ देने वाले हुकूमती अरकान और मुखालिफिन को खुली वार्निंग दी, और आज भी उन्होंने खबरदार किया कि देखेंगे किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि अवामी समंदर से गुजर कर इमरान खान के खिलाफ वोट दे। फवाद चौधरी की धमकी पर अपोजिशन की जानिब से भी शदीद रद्द अमल आया, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए खबरदार किया कि हुकूमत को डंडे का जवाब डंडे से मिलेगा और इन्हें छट्टी का दूध याद दिला देंगे। इस बढ़ती महाजराई में सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन मैदान में आए। उन्होंने गवर्नमेंट और अपोजिशन को फौरी जलसे मनसूख करने का मशवरा दिया और कहा कि मुल्क खतरनाक महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस लड़ाई का फ़ायदा अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन उठा सकते हैं। और इसी मुनासबत से एक्सपर्ट का पहला और बड़ा सवाल, क्या हुकूमत और अपोजिशन चौधरी शुजात का मशवरा मानेंगे? आमिर इलियास राना साहब, इसका आगाज़ आपसे करेंगे। देखें, मेरा तो आज प्राइम मिनिस्टर की जो आपने बाकी तकरीर तो नहीं सुनाई, ज़ाहिर है एक हिस्सा सुनाया छोटा सा, मेरा दिल करता है कि मैं उसको मान लूँ, क्योंकि उन्होंने पेशीन गोई की है कि न सिर्फ अदम एतमाद वो जीत चुके हैं, बल्कि 2023 का इलेक्शन भी वो जीत चुके हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो किसी बुनियाद पे कह रहे होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो फ़ौरन कहें कि चूँकि हमें एतमाद हासिल है, लिहाजा फवाद चौधरी को भी मैं रोक रहा हूँ, शेख रशीद को भी रोक रहा हूँ, और 27 का जलसा भी रोक रहा हूँ कि आओ तुम्हें इजाज़त है, और साथ डेट दे दें, स्पीकर को इजाज़त दे दें कि वो नोटिफिकेशन जारी कर दें कि फ़लाँ दिन सेशन होगा, और फिर इस तरह वो जो अगले 7 दिन का प्रोसेस है वो मुख्तसर चौथे दिन हो सकता है। तो वोटिंग करा दें, क्योंकि अब OIC नज़दीक आ गई, ज़ाहिर है उसके बाद ही होना है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी कह दिया कि हम उसमें फुल सिक्योरिटी देंगे। ज़ाहिर है उसके ऊपर तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना कि OIC कॉन्फ्रेंस हो, 23 मार्च की परेड हो, और परेड 3-4 बजे ख़त्म हो जाएगी, फिर सियासत शुरू हो जाएगी। वो आर्मी चीफ़ ने कह दिया कि हम उसकी सिक्योरिटी देंगे, ठीक बात है। तो अब प्राइम मिनिस्टर को फिर ये जहरियाना मूड से निकल के ठंडे मूड में आना चाहिए, लोगों के रिलीफ की तरफ जाना चाहिए कि ठीक है कसमान उखाओ, ले आओ 172 और क्लियर कर लो मुझे, जबकि मुझे एतमाद है। और प्राइम मिनिस्टर चाहें तो 172 लोगों को, मैंने पहले भी कहा था, खुद पेश करके हवा वैसे ही निकाल दें अपोजिशन की, बजाय इस तरह की बातचीत करने के, ताकि एतमाद बड़े जो बिजनेस गवर्नमेंट के रुक गए हैं, जो खुद प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग नहीं कर रहे, मुसलसल चौथी मीटिंग कैंसिल हुई है, तो ये भी अपने रूटीन बिजनेस में आ जाए। अब जो भड़कों की बात है और जो बात है, देखिए चौधरी शुजात हुसैन एक बुजुर्ग सियासतदान है, साहिब राय है उनकी, और उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि दोनों कॉल ऑफ कर लें। प्राइम मिनिस्टर की बात को और चौधरी शुजात की बात को अगर मिला लें तो बात बनती नज़र आती है कि जी फिर लड़ाई की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि 27 को दोनों नहीं कर सकेंगे। उसमें लॉ एंड ऑर्डर और फसाद बरपा होना है। अब चूँकि OIC तो हो चुकी होगी ना, तो फिर जो धमकियों का है उसमें तीसरा फैक्टर जो पाकिस्तान दुश्मन है, इंडिया ने जैसे मिसाइल वाला टेस्ट करके दिखाया है, इस तरह TTP यहाँ फिर रही है, तो कोई भी
जो पाकिस्तान दुश्मन है, अगर ये दो मुखालिफ हों, एक को ठीक है, जब दूसरा चुप करके बैठा है कोई एक कर ले कोई दूसरा कर ले, लेकिन रैलियां तो अपोजिशन का काम होता है। गवर्नमेंट को थोड़े से फिर होश के नाखुन लेने चाहिए और इन्हें वो जोर लगाना चाहिए जो इनके इत्तेहादी कल फिर सारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे भी सारे के सारे इंतजार में बैठे बैठे बैठे। आज शेख रशीद ने कहा शायद आज शाम को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो सारी इत्तेहादी जमातें अब फिर एक दूसरे के घर में जा रही हैं और कल सारी इकट्ठी होकर मिलेंगी। तो वो भी इसी चक्कर में है कि प्राइम मिनिस्टर सेशन कब बुलाएंगे या उनको किसी किस्म की कोई पैगाम रसानी हो जाए, क्योंकि वहाँ से तो कोई जवाब नहीं आ रहा। उस हैजानी कैफियत में जहाँ गवर्नमेंट मौजूद है वहाँ इत्तेहादी जमातें भी उसी तरह हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, रास्ते भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। लिहाजा स्टेटस को मेनटेन रखते हैं। अगर फहमीदा मिर्ज़ा एक बात करती हैं तो गौस बख्श मेहर अकेले जाके चौधरी शुजात हुसैन के घर हो आते हैं। वो काफ लीग में भी रहे हैं, ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, वो नून के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 3 लोग आपस में इकट्ठे होकर कोई एक फ़ैसला करेंगे अगर इसी तरह ही चलना है। तो बात वहीं पर आनी है कि MQM को क्या नून ने गारंटी दे दी है और क्या पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने परवेज़ इलाही साहब की बाज़ाब्ता गारंटियाँ लेके आगे से मनवा लिया है मियाँ नवाज शरीफ को कि जी हाँ आप ही चीफ मिनिस्टर होंगे। तो अनाउंसमेंटें सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जो हुकूमती वज़रा ने कहा था, आज शेख रशीद ने कहा था कि मामला ठीक हो जाएगा, और जो कल खबरें फैलाई गई थी उनका रिजल्ट भी अगले 24 घंटे में आना चाहिए कि वो ऊँट किस करवट बैठता है, ताकि मुल्क तो ठीक रास्ते पर चले ना, ये तो तबाही की तरफ जा रहा है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इन तमाम हालात से बचने के लिए फिर बेहतर है कि मशवरा मान लिया जाए चौधरी शुजात हुसैन का? बिल्कुल, चौधरी शुजात ने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया है। और जो आमिर सिंह राणा ने बात की है कि जो टेररिज्म, इस वक्त आप सोचें कि 27 फरवरी या 23 के बाद या 23 मार्च को जो अपोजिशन आ रही है और उसके बाद फिर 27 मार्च को उनका अपना जलसा हो रहा है PTI का, कितनी बड़ा ये सिटिंग डक होगी कि जो दुश्मन चाहता है पाकिस्तान में टेररिज्म, एक्सप्लॉइटेशन सिचुएशन, उसको अब देखेंगे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। और सेकंड बात ये है कि समझने की बात है कि एनआरकी डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि जब आपका कोई स्टेट का कंट्रोल ही नहीं है तो उसका मतलब है कि आप लॉ एंड ऑर्डर से बहुत ख़राब होगा, बहुत सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। इसलिए ना चौधरी फवाद को ऐसी बात करनी चाहिए कि जी इस वक्त कोई भी थ्रेटनिंग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। लाइफवाइज इनिशिएटिव में हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, they have to create conducive environment for peaceful holding of vote of no confidence in assembly। उसके बाद जो भी होता है फैसला वो आई थिंक अवाम के नुमाइंदे हैं, दे शुड डू इट। बट एक बात ज़रूर है कि एक प्रिंसिपली मॉरली दोनों, ना अपोजिशन का कोई आदमी टूटना चाहिए ना गवर्नमेंट का टूटना चाहिए, बिकॉज दे हैव गॉट द मैंडेट ऑफ देयर ओन पार्टीज टू बिकम MNAs। लेकिन उसके साथ जो इत्तेहादी पार्टियां हैं वो दे कैन, बिकॉज इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वो एक्चुअली मेन ट्रम्प कार्ड वो इस वक्त इत्तेहादियों के पास है। गवर्नमेंट कैसे डिले कर रही है, वाई डिले कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। उनके पास बहुत, ये आई थिंक सेकंड क्वेश्चन भी हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट जलसे शुड नॉट बी देयर एट ऑल। सेकंड, इसी तरह थ्रेटनिंग स्टेटमेंट जो आ रही है मौलाना फजलुर रहमान की, क्योंकि वो एक पावर हंग्री आदमी है और उसके बाद वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ही वांट टू मेक अ स्टेट विद इन अ स्टेट। उसके साथ वो जिस तरीके से कह रहे हैं डंडे हमने ऑयल लगा के रखे हुए हैं और डंडा बर्दाश्त फोर्स आएगी, मुकाबला करेंगी। एक बात हमें याद रखनी चाहिए, स्टेट का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता और ना कभी करना चाहिए, कानून में हाथ लेने की बात होती है। आई थिंक इस लिहाज से देखें तो अभी इस वक्त इस्लामाबाद का माहौल बड़ा गर्म है। इसको कूल डाउन करने के लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे और उसके बाद हालात को ठीक करके उसके बाद इलेक्शन की 23 मार्च, फिर उसके बाद आपके सामने जो वज़ीर खारजा आ रहे हैं OIC के, वो इस वक्त बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कूल डाउन करे। ठीक है, लेकिन यहाँ सब अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की जानिब से भी धमकी आवेज़ रवैया अपनाया जा रहा है, बयानात भी इसी तरह के दिए जा रहे हैं। हुकूमत को किस हद तक सामना करना चाहिए या इस तरह का कोई फैसला करना चाहिए कि मामला कूल डाउन हो सके? देखिए, चौधरी शुजात ने मशवरा तो दोनों को दिया है, लेकिन उन्होंने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर डाली है कि गवर्नमेंट जलसे नहीं किया करती। गवर्नमेंट्स का काम ये नहीं है कि वो जलसे करें, जुलूस निकालें। तो किसके खिलाफ जलसा कर रहे हैं, किसके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, और डिलीवर करती है नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो उसकी जरूरत नहीं रही डिलीवर करने की। वो आज तो उन्होंने कह दिया ना कि मैं तो इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इन्होंने लोगों को आलू और प्याज के रेट्स ही बुला दिए हैं। और वाकई आजकल कहाँ बात हो रही है महंगाई की, आजकल तो यही बात होती है। दो चीज़ें बड़ी कॉमन आजकल आपको सुनने में मिल रही होंगी ब्रिगेडियर साहब।
48 घंटे और मुलाकात की अंदरूनी कहानी, और निकलता कुछ नहीं है। ना उन 48 घंटों में से कुछ निकल रहा है, ना अंदरूनी कहानी में से निकल रहा है। वो ये 25 तक ऐसे रहेगा, ये इसी तरह चल रहा है। अब 22 से 24 तक तो जाहिर है आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी इस्लामाबाद में चाहिए, क्योंकि बोर्ड में जो डेलीगेट्स आए होंगे 23 को ख़त्म होगी, कुछ लोग 24 को जा रहे होंगे, कुछ 23 को जा रहे होंगे, कुछ 22 को आ रहे होंगे, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो शुजात का मशवरा गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए। जब इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो हम नाकाम बना देंगे, और इस महाज पे सुनने में आ भी रहा है कि उन्होंने कुछ काम पीटीआई में तो कर लिया है, कुछ काफ़ी सारे नाराज़ अरकान को उन्होंने मना भी लिया है, बहुत थोड़े से रह गए जो नाराज़ हैं। अब ज़ाहिर है उसके बाद सारा फोकस होगा इत्तेहादियों पे, तो वो अगर उस महाज पे ज़्यादा काम करें बजाय इसके कि लोगों को इस्लामाबाद में इकट्ठे करें। और फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के खुद वज़रा और उनके लोग कहते हैं कि जी ये कोई बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है इस हुकूमत को हटाने की। तो क्या आप उस बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा बनना चाह रहे हैं? इतने लोगों को जमा करके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करके, सिक्योरिटी थ्रेट बन के आप किसकी मदद करना चाह रहे हैं? आपको तो उस, अगर कोई वाकई को बैनुल-अक़वामी साजिश है, और सबसे ज़्यादा साजिश तो मेरे सही उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हो रही है। ये आलमी क़ुव्वतें सर जोड़ के बैठी हुई हैं कि बस उस्मान बुज़दार को किसी तरीके से हटा दो, क्योंकि उस्मान बुज़दार अगर रह गया तो शायद अमेरिका और बरतानिया और पता नहीं किस किस मुल्क का बड़ा गर्क हो जाएगा। इतनी बड़ी ज़ाहिर है वो फोर्स है उस्मान बुज़दार की शक्ल में, वो बदुआओं से ही शायद वो मार देंगे उनको, इसलिए वो बहुत डरे हुए हैं उस्मान बुज़दार से। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इन चीज़ों से, मुझे याद है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से ये सवाल पूछा गया था कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तो क्या आप देखती हैं कि इसमें कोई बैरूनी कुव्वतें भी मुलव्वस हैं? तो उन्होंने कहा था नो, नॉट एट ऑल। ज़ाहिर है हालांकि बाद में वो एक इतला आई भी थी कि शायद उसामा बिन लादेन ने भी कुछ पैसे दिए थे नवाज शरीफ साहब को उनका तख्ता उलटने के लिए, लेकिन वो लीडरशिप तो इस तरह से बिहेव किया करती है। तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और कुछ जो समझदार लोग हैं उन्हें बताना चाहिए कि चोई शुजात अगर ये मशवरा दे रहे हैं तो इतना सीजनड बुजुर्ग सियासतदान गलत मशवरा नहीं दिया करता। वो अगर उसके मशवरे पे अमल करेंगे तो ऑब्वियसली अपोजिशन भी पीछे हट जाएगी अपने वो 23 मार्च के लॉन्ग मार्च से। तो बेहतर है कि ये फैसला अभी कर लें ताकि देर ना हो जाए। ठीक है फैसल साहब, फिर मुदब्बिराना फैसला करने में लचक किसको दिखानी चाहिए? इस वक्त तो बहरहाल एक अनारकी की जो है वो फ़ज़ा कायम हो गई है, और इखलाकी गिरावट की तमाम हदूद जो है वो दोनों फ़रीक़ैन ने जो है ना उसको पार कर दिया है। कोई भी इखलाकी दायरे में जो है वो सियासत करने को जो है वो तैयार ही नहीं है। अब ये 23 मार्च को इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, बेहतर होता, मुनासिब होता, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होता, इन सियासतदानों के लिए भी अच्छा होता, आम आदमी के लिए भी अच्छा होता है, सारे काम ये 23 मार्च से पहले कर लेते। अब 23 मार्च को आपके पूरी दुनिया के एक आलमी लीडर इस पाकिस्तान में होंगे, तो वो क्या पैगाम लेके दुनिया में जाएंगे कि वो जो पाकिस्तान जो एक दुनिया की एक आलमी एक एटमी पावर है, वहाँ हो क्या रहा है? अजीब व गरीब जो है वो ये फ़ज़ा, कोई भी सियासतदान चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो अपने मफादात से बाहर देखने को तैयार ही नहीं है। किसी का भी मतमे नज़र इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान है ना वो अवाम है। ये जो तहरीक अदम एतमाद की भी जो जंग है ना, ये भी कोई इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए नहीं लड़ी जा रही, ये भी सियासतदानों के लिए लड़ी जा रही है। हुकूमत भी ये जंग लड़ रही है, आम आदमी के लिए नहीं लड़ रही। वो भी इमरान खान साहब जो है वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। कभी ये सुना है कि हुकूमत भी जो है वो सड़कों पर आके जो है वो अपोजिशन से जो है मुकाबला करने की कोशिश कर रही है? भाई आप अपने काम से मुकाबला करो, आवाम को डिलीवर करके मुकाबला करो, वो आप करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मैं तो इस काम के लिए आया ही नहीं था। अब ये आप अपोजिशन का हाल देख लें। अच्छा भाई, आपको पता था ना कि इतनी बड़ी एक इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, आपने 24 मार्च को ये तहरीक जमा करवाते थे स्पीकर के पास असेंबली में? क्या ज़रूरत थी एक हफ्ते पहले जमा कराने की? आपको अंदाज़ा नहीं था कि इसके क्या असरात होंगे? अगर आपको पाकिस्तान आपकी अवलियत होता, आप फजलुर रहमान साहब के बयान सुने तो गवर्नमेंट भाई इतने ही मशवरे दे रहे हो तो अपोजिशन क्यों कह रहे हो
तो गवर्नमेंट पहले बुला लेती इजलास और बात फारिग हो जाती, टाइम फिश कर लेते। 2014 में प्रेसिडेंट शी का विजिट नहीं कैंसिल हुआ, ये सारे एक काम कर रहे हैं। 23 मार्च तक गवर्नमेंट लेके क्यों जा रही है बात को? मैं भी यही कह रहा हूँ ना आमिर साहब, अगर आप अपने थोड़ा संजीदा और मस्खरेपन से बाहर आए तो मेरी बात समझ सकेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं आपको बता रहा हूँ भाई, मशवरा एक साइड का नहीं होता कि हुकूमत अगर आप जो कह रहे हैं ये पहले करा लेते बाद में करा लेते, तो भाई गवर्नमेंट के पास 7 दिन में पहले करा के खत्म कर देती टाइम फिश। राणा साहब मशवरा होता है, 23 हुकूमत मशवरा नहीं आ रहा ना, ये तो अंदर दिल में बेचारे के वो लड्डू फूट रहे हैं बच जाए। फैसल हुसैन साहब आपको कमल की मैं कहा ये वन वे ट्रैफिक कहीं रुकेगी भी सही, जो है वो चिचोरापन जो है। मैं भाई प्रेसिडेंट शी भूल गए जिनको 23 मार्च याद आ रहा है, वो नहीं आ रहा था 2014 में जब सारों ने कहा कि भाई वो आ रहा है, बात कर रहे थे ना, तो बात फिर आप दूसरे को कैसे समझाएंगे ये बात? जो आमिर साहब बात कर रहे हैं ना, उसको बोलने तो दें। उसने छत से छलांग लगाई है तो मैं भी लगाऊंगा। ये सिफारिश किसने की है बोलने वाली? इमरान खान। फैसल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेने दें, हमारे अभी एक और एक्सपर्ट भी रहते हैं। अरे आप आमिर साहब की बातों का बुरा नहीं माने, ये आदत से अपने चिचोरेपन से मजबूर है, इनका कसूर नहीं है, ये बेसाख्ता निकलता है इनके। कमाल है, एक दानिश्वर है हमारे पास लालू खेत का, बात क्या करता है? फैसल साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कीजिएगा। पहले कर लेते हैं बाद में कर लेते, ये अपनी आदत से मजबूर, इनका कसूर नहीं है। देखिए वो इस वक्त, अच्छा ये एक बात बताएं, ये तहरीक अदम एतमाद हम ये मान लें कि कामयाब हो गई या तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, आम आदमी को क्या मिलना है? हुकूमत ने या अपोजिशन ने कोई प्लान दिया कि इसकी कामयाबी की सूरत में हमने ये काम करना है? हुकूमत अपोजिशन भी क्या कह रही है कि भाई इमरान खान की वजह से ये मसाइल हो गए। आज तक की तारीख में अपोजिशन ने मसाइल का हल पेश नहीं किया, सोल्यूशन बता देना, सोल्यूशन हुकूमत का है कि वो भी जो है सोल्यूशन नहीं बता रहे। और हमारे जो आमिर भाई हैं उनको भी इस वक्त इतना माशरे में इंतशार है, सोसाइटी में, मुल्क में, रियासत में, हर आदमी परेशान है, इनको अपना मस्खरापन लगा पड़ा है। ये गैर संजीदगी है, यार सीरियस बात बता रहे हैं। ये आमिर साहब का इशू, आपको समझ ही नहीं है सियासत की, पता नहीं किस तरह तजिया करते हैं यार बैठ के यहाँ पे आके। ये मजमूई रुझान, इतने दिन में तो सीख ही लेते हैं यार, कर रहे हैं ना सियासतदानों के रुझान की, उसकी रुझान की अक्कासी है। इतने दिनों में कुछ तो सीखते हैं यार, रियासत के साथ कुछ भी हो, बाहर आ जाओ लालू खेत से भाई। ठीक है, मोहम्मद इलियास साहब की तरफ भी जाना है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। इलियास साहब अगर हालात इसी तरह से रहे जिस तरह से महाजराई और जी फैसल साहब एक बात सुन ले, ये जो आमिर साहब की सोच है ना, ये वो सोच है जो पूरी अपोजिशन की है कि इनकी जो जात है ना, उसको वो पाकिस्तान से अव्वल है। पाकिस्तान, ये कौम, ये मुल्क, रियासत अव्वल नहीं है, इन लोगों की जातें इस मुल्क से अव्वल है। ठीक है इलियास साहब, फिर इसी तरह से अगर हालात चलते रहे और मफादात की ही जंग होती रही तो अवाम तो फिर वही की वही और जो हालात हैं वो भी ऐसे ही रहेंगे। देखिए जी, इस तरह जो एहतजाज करने के लिए या जिस तरह के लॉन्ग मार्च करने के लिए निकल आए, जिस पर चौधरी शुजात साहब ने एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि नहीं ये हालात ऐसे नहीं है, मुल्क पहले इकॉनमी मुल्क की ख़राब है, सियासी निज़ाम भी बड़ा बुरी तरह मुतासर हुआ है, तो ये तमाम जो सूरत हाल है इसके असरात बेहतर नहीं होंगे, इसके असरात देखिएगा मनफी होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आपकी इकॉनमी पर असरात पड़ेंगे, ना बाहर से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी जो इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है वो नहीं चल सकेगा, सड़कों पर लॉन्ग मार्च की वजह से सड़कें बंद होंगी, आपका माल बर वक्त तरसील नहीं हो सकेगा, बाहर जा नहीं सकेगा। तो ये इसके जो भी असरात आएंगे, ये लॉन्ग मार्च एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं होगा, फिर ये लंबा चलेगा। इसमें अगर एक जना से अपोजिशन जारी है तो गवर्नमेंट भी जारी है, तो इसमें तसादम का ख़तरा है, अनारकी का ख़तरा है। तो जाहिर है जिस तरह सब बता रहे हैं कि जी इससे कोई तीसरा फ़ायदा उठा जाएगा, तो इससे तीसरा फ़ायदा उठाने से पहले ही जो मुल्क को असरात जो इसके मनफी जो माशी तौर पर जो नुकसानात होंगे, पहले इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, ज़ाहिर है लोग सारे इस तरफ इनकी तरफ देखने लग गए, तो ज़ाहिर है इसके इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, तो उसके कौन असरात भुगतेगा? मुल्क भुगतेगी और आवाम भुगतेगी। किसी को नहीं लेना देना कि अदम एतमाद की तहरीक में कौन कामयाब होता है कौन नहीं होता, लोगों की नज़रें सिर्फ इस पर हैं कि उनको रिलीफ कौन देगा। तो जाहिर है जब गवर्नमेंट की जानिब से भी रिलीफ नहीं 3.5 साल मिल सका, तो तभी गवर्नमेंट को साथ या अपोजिशन ने जब तहरीक चलाई तो गवर्नमेंट लोगों ने उनकी तरफ देखा,
तो जैसे ही देखें उस सूरत हाल को देखा, लेकिन अब ये सूरत हाल वो नहीं रहेगी कि जनाब जिस तरह कहा जा रहा है कि जी लॉन्ग मार्च करने के लिए चले जाएं। 23 मार्च है, 23 मार्च को पुरअमन तरीके से गुजारना चाहिए। दुनिया भर से OIC के इजलास के लिए लोग आ रहे हैं, तो हमें इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। पाकिस्तान को पुरअमन रखें। पाकिस्तान में पहले ही कोई नहीं इन्वेस्टमेंट करता कि इधर जी सियासी सूरत हाल इस्तेहकाम नहीं है, माशी इस्तेहकाम नहीं है। तो जब ये तमाम जो सूरत हाल है इनको पता है सबको कि इससे मुल्क की इकॉनमी को जो नुकसान हो रहा है, तो इसमें कौन असरअंदाज हो रहा है। अगर ये कह रहे हैं 5.4 जो ग्रोथ हो रही है, तो ये ग्रोथ एक मुकम्मल मुस्तकिल नहीं है, ये आर्जी ग्रोथ है। इनको पता है कि ग्रोथ किस तरह आई है। IMF से कर्ज़ा लिया और जिस तरह चलाया गया, सिस्टम चलाया गया, तो वो सिस्टम जब तक ये पैसे रहेंगे सिस्टम में तो ये ग्रोथ रहेगी। नहीं होगा तो फिर दोबारा एक दफ़ा मईशत का पहिया स्लो हो जाएगा और लोगों को पहले ही हम कोरोना की वजह से इतना मुल्क की इकॉनमी ने भुगता है, तो अब मज़ीद इसके नुकसानात होंगे। अब देखिए ये अगर ये नहीं आते, मना नहीं होते और रैली निकालते हैं, एहतजाज करते हैं, तो इसके देखिएगा पूरा मुल्क में एकदम पहिया जाम होगा। और जो है इसके सामान इंडस्ट्री वगैरह, उसका जो पहिया जो चल रहा था तेज़ कहते हैं कि चलने लगा, वो एकदम दोबारा रुकेगा और नुकसान होगा। इस वक्त तो जो लगे हुए हैं एक दूसरे से, अपोजिशन की जानब से तमाम को इत्तेहादियों को साथ मिला के, एक मिनट नहीं इनको फुर्सत मिल रही, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं ताकि किसी तरीके इक़्तिदार हासिल किया जाए। इक़्तिदार हासिल किया जाए, बिल्कुल जी चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज उस वक्त होना चाहिए जब जिससे आवाम को फ़ायदा हो। लेकिन इस वक्त तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा कि जी जिससे कोई चेंज हो। बल्कि जब फिर बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि जमहूरियत के मुताबिक 5 साल पूरे मुद्दत करनी चाहिए, इन हाउस चेंज करना चाहिए। शुक्र ये पहले जो बात थी कि इन हाउस चेंज होना चाहिए, वरना ये सड़कों पर मार धाड़, ये इस तरह की चीज़ें, ये बड़ा नुकसानदेह काम है। अब जाहिर है अभी इनको समझना चाहिए, अभी वक्त है इनके पास कि अपने फ़ैसले वापस लें, वरना डी चौक पर जो मैदान लगेगा वो दुनिया भर देखेगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह हो रहा है। तो जाहिर है जो दूसरे ममालिक हैं वो कोई इस तरफ पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेगा ऐसी सूरत हाल में कि पाकिस्तान में माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है। अगले इलेक्शन की तो बात दूर में, यहाँ तो पहले इलेक्शन से पहले मैदान लग गया है। और देख लें एक दूसरे पर एक जो तनकीद कर रहे हैं, तनकीद के एक दूसरे पर तीर अंदाजी जो लफ्ज़ों की हो रही है, वो भी हैरान को न देखने वाली है। तो अगले इलेक्शन में जब होगी वो बातें, वो तो क्या असरात पड़ेंगे। एक दूसरे के लीडर एक दूसरे पर देख रहे हैं कि किससे बढ़ के सबकत ले जाएं, एक दूसरे को जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक दफ़ा। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर डी चौक में तमाशा लगेगा बहुत बड़ा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना डेज़ में लॉकडाउन की मुखालफत करते रहे हैं, अब जो सूरत हाल है क्या इससे मईशत को नुकसान नहीं होगा? नहीं, वो मईशत के लिए मईशत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऑपोजिशन भी मईशत के लिए कर रही है, प्राइम मिनिस्टर भी मईशत के लिए कर रहे हैं, ये सब इसी तरह करते हैं। वो बात ठीक है कि ऑपोजिशन ने कोई प्लान तो दिया नहीं, और पीपल्स पार्टी कुछ अर्सा पहले तक तो कह रही थी कि 5 साल पूरे करने चाहिए। ये चेंजेस आ जाती हैं, बस वो इमरान खान को अब चेंज होना चाहिए, नए आ जाएंगे वो इसी तरह भुगतेंगे, आप टेंशन ना लें क्योंकि आपके हालात बेहतर होने जा रहे हैं। ठीक है, भूख के लिए हौसला चाहिए, तो हौसले के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे कि इत्तेहादी आखिर इतनी ताखीर क्यों कर रहे हैं। साथ रहिएगा। 172 आदमी इनके पूरे नहीं हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे इत्तेहादी इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। इंशाअल्लाह सारे इत्तेहादी इमरान खान की तरफ आएंगे। गोलियां लग रही हैं, ये लगती रहती हैं। बिकने और बकने वाले जो होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जो गैरतमंद होता है, जो बाज़मीर होता है, जो असली होता है, वो इम्तहान के वक्त अपने साथियों के साथ खड़ा होता है। चौधरियों को भी यही मशवरा दूंगा कि इमरान खान के साथ खड़े हों। 4 साल हो गए, वो उसको मिलने जा रहा है, वो उसको मिलने जा रहा है। जो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, जिनके पाँव में मेहंदी पड़ी हुई थी, वो भी मिलने जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी की गेम इत्तेहादियों के हाथ में है। गवर्नमेंट के इत्तेहादी क़ाफ लीग, MKM और PNP के अरकान असम्बली की तादाद 17 है। इत्तेहादी जमातें जिस तरफ जाएंगी वहाँ 100% कामयाबी का इम्कान है, लेकिन इत्तेहादी जमातें ऑपोजिशन से मुलाकातों के दो दौर कर चुकी हैं और वज़ीर आज़म से भी मिल रही हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करा दी, ताहम इसके बावजूद इत्तेहादी जमातें कोई हतमी ऐलान करने से हिचकिचाहट का शिकार हैं।
देखो और इंतजार करो की पॉलिसी जारी रखे हुए हैं। आज शेख रशीद ने चौधरी बरादरान को मशवरा दिया है कि वो इमरान खान का साथ दें। जो असली और नस्ली होता है वो मुश्किल वक्त में दोस्तों के साथ खड़ा होता है। इसी हवाले से हमारा सवाल कि इत्तेहादी जमातें फैसला करने में इतनी ताखीर क्यों कर रही हैं? ब्रिगेडियर साहब, आखिर इस ताखीर की वजह क्या है? देखें, एक सिंपल सी बात है, जब एक शॉपिंग मॉल में शॉप्स खुली हुई हैं तो उस वक्त वो क्यों इतनी जल्दी बंद करेंगे? अभी 14 दिन है। दे वांट मोर शॉपिंग, दे वांट मोर ब्लैकमेलिंग, दे वांट मोर प्रेशर, और दे वांट टू सी कि कौन हमें ज़्यादा ऑफर कर रहा है। और आई थिंक मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि गवर्नमेंट इतना लेट क्यों कर रही है। अगर 2 से 3 हफ्ते पहले गवर्नमेंट पंजाब में सेटल कर लेती और वो काफ लीग को, अलीम ग्रुप को, उसके बाद तरीन ग्रुप को, इनको कहते आप बैठे कंसेंसस कैंडिडेट ले आए और पंजाब में एक चेंज कर लें अपनी मर्जी के मुताबिक, तो आई थिंक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, लाइक विद एमक्यू सेटिस्फाई हो जाती और उसके बाद तमाम इत्तेहादी पार्टी मिल के वो हुकूमत को सपोर्ट करती और काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती थी। लेकिन सेकंड ये कि इत्तेहादी पार्टियों को एक और बात सोचनी चाहिए कि डू दे वांट टू गो विद सिटिंग गवर्नमेंट जो स्टेबल है इस वक्त, उसको सपोर्ट करें जिससे अब 4 साल अपने गुजार लिए हैं, या नई गवर्नमेंट आएगी अनस्टेबल होगी उस वक्त आने 1.5 साल के लिए, या वो क्या होता है वो उनको सोचने की बात है। एक तो ये बहुत ही अहम बात है और इसमें मुल्क को बहुत नुकसान है। और आई थिंक ये एक चीज़ें जिनको खुद डिसाइड करनी चाहिए और यही वजह है कि वो डिले कर रहे हैं। वो आखिरी 2-3 दिन में डिसाइड करेंगे कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। ठीक है, तो आमिर साहब, क्या किसी इशारे का इंतजार है? वो ऊँट को बिठाने का इंतज़ार कर रहे हैं, बैठता नहीं है, क्योंकि ऊँट तो मर्जी से काम करता है ना अपनी। तो वो चौधरी परवेज़ इलाही का कि एक इंटरव्यू भी आ रहा है और वो कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी। ये जो शेख साहब मौसूफ फरमा रहे थे, मुझे नहीं पता वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे मेहंदी लगी हुई है, शहबाज शरीफ को कह रहे थे, क्योंकि निकले तो दोनों नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर भी वो देखे ना, बहादुराबाद बहादुरी करके अब गए और अब वो सारी उल्ली उतार के जनाब वो कभी पार्लिमानी लाजिज में नज़र आ रहे हैं, कभी कहीं। और चौधरी परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि वो अकेले आए हैं बतौर वज़ीर आज़म, हम उन्हें वेलकम करेंगे, लेकिन रुझान अपोजिशन की तरफ जा रहा है। तो भाव तो क्लियर नज़र आ रहे हैं। फैसले क्या होने हैं ये हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा कि कैसे होंगे, क्यों होंगे। और ज़ाहिर है कि मज़े लगे हुए हैं सबके, आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, उनकी तरफ सब लोग आ जा रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि मुस्तकबिल का सियासी पैकेज किसके पास है। ठीक, ये नहीं है कि हर चीज़ सिर्फ पैसा है। हर सियासी पार्टी का अपना ये राइट है नंबर 1 कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए फ़ैसले करें। पहले उन्होंने किए तो वो इमरान खान की हुकूमत बन गई। अब अगर वो रुक गए हैं तो ये मुस्तहकम हुकूमत की तो निशानी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि मुस्तहकम हुकूमत है, अगर मुस्तहकम होती तो ये सारे इत्तेहादी एक दिन में खड़े होकर ऐलान कर देते तो टाइम फिश हो जाती। अब आ गई बात कि जी वफादारियाँ बदलना, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, लेकिन आइन के अंदर ये मंशा दी गई है कि आप वोट भी खिलाफ दे सकते हैं और डी सीट भी होंगे। अगर वो लोग ये ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हैं तो फिर इसकी एक सियासी कीमत है ना कि वो डी सीट होंगे और दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं लोगों पे हैं जिस पे पार्लियामेंट मुश्तमिल है। तो पार्लियामेंट को मजबूत तो किसी ने नहीं ना किया। तो खान साहब कब जाते हैं? उनको तो ये है कि अगर अपोजिशन बामुलायदा होशियार हो के इनकी तकरीरें सुनने के लिए तैयार हो तो मैं जाऊँगा, वरना उनका गिला यही है कि पहले दिन ही नहीं तकरीर करने दी। यही चीज़ें अगर ये अपने इत्तेहादियों के साथ, अपने लोगों के साथ, और चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के जब मशवरे दिए जा रहे थे और इन्होंने वादे भी किए कि मैं बदल रहा हूँ, उस पर फैसले कर लेते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। फैसला जो भी हो, लेकिन हुकूमत के लिए हैजानी कैफियत इसीलिए आई कि इन्होंने बर वक्त फैसले नहीं किए। बर वक्त फैसला होना चाहिए। फैसल साहब, आपकी राय में फैसले करने में इत्तेहादी इतनी ताखीर का शिकार क्यों है? वही बात है ना जो सब कर रहे हैं कि इत्तेहादियों का ज़हनी रुझान तो सामने आ गया, फैसला नहीं आया। अच्छा, जब फैसला नहीं आया तो हुकूमत तो फिर हुकूमत है ना, उसके पास ज़्यादा कार्ड है तो ख़रीद ले इत्तेहादियों को। इत्तेहादी भी जो हुकूमत से मुखालफत कर रहे हैं, कोई असूल की बुनियाद पे, कोई अखलाकियात की बुनियाद पे, कोई नज़रियात की बुनियाद पे तो नहीं कर रहे। मफादात का ही खेल हो रहा है ना कि उनको अपोजिशन से ज़्यादा मफादात मिलेंगे, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। तो जो ज़्यादा मफादात अपोजिशन से मिल सकते हैं तो हुकूमत वो इत्तेहादी को दे दे। मसला इत्तेहादी नहीं है, हुकूमत का अभी तक अपने अराकीन पर जो है, जो तहरीक इंसाफ के लोग, उन पर ही एतबार नहीं कि वो उसके साथ कितने खड़े हैं नहीं खड़े।
इतनी खौफजदा हुकूमत है कि ये कैबिनेट का इजलास बुलाने से भी जो है वो डर रही है, उस पर भी जो अगर लोग कम होगा तो उस पर जो है वो शोर मच जाएगा। आप पार्लियामान का इजलास नहीं बुला रहे, आप पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें अपनी, और बताते हैं कि भाई हमारे साथ तो इतने लोग खड़े हुए। इत्यादी भी जो अगर ज़्यादा उनका रुझान अपोजिशन की तरफ जा रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनको इस बात का शक ज़्यादा है कि हुकूमत के लोग हुकूमत के साथ नहीं रहे। तो हुकूमत ने अपनी जो क्या कहते थे कमज़ोर चीज़ें थी, उसके जो कार्ड थे वो तो बहुत जो है वो ज़्यादा कमज़ोर निकल रहे हैं। अच्छा, ये इस वक्त MKM और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद की बातें हुई, अपोजिशन की बातें हुई, कल से तो जो सूरत हाल पैदा हुई तो MKM तो उससे जो है बहुत परेशान हो गई। इतनी शिद्दत के साथ जो ये खबरें जब चली कि MKM पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया मुल्की मफाद में, आप ये तारीखी जुमला सुने जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी हुआ कि मुल्की मफाद में जो है वो पीपल्स पार्टी और MKM का जो है वो इत्तेहाद हो गया। इतनी शिद्दत से MKM को उस मुखालफत का कल से सामना करना पड़ रहा है, उसकी जो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मुश्किल में फंस गई। एक हफ्ते पहले तक, मार्च के पहले हफ्ते तक तो MKM की पूरी जद्दोजहद, पूरी कोशिश जो है वो अलहदा सूबे पे थी। तो भाई आज MKM आज अपने उस अलहदा सूबे के नारे पे कायम है, ये इत्तेहाद के बाद जब मुनर्रिफ हो गई उससे, ठीक, ये MKM के लिए तो खुद जो है इतने सवालात पैदा हो गए। लेकिन गड़बड़ हुकूमत की तरफ से हो रही है। अगर इत्यादि भी डामाडोल हो रहे हैं तो हुकूमत की वजह से, तो उनको ये नहीं पता कि हुकूमत के कितने लोग खड़े। मुस्लिम लीग तो बोलती है कि हमने हुकूमत के इतने लोग तोड़ लिए और हमारे पास है, हमारे घरों में, माँ इत्यादि क्या बात करें, इसका जवाब तो हुकूमत के पास नहीं है। यही बात इत्यादि भी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि भाई पहले आप अपनी अक्सरियत तो शो कर दो, फिर हमारे पास आना। ठीक है, फैसद की भी राय आ गई है। इत्तेहादियों की जानिब से ये रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, इस पे दीगर एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे। इस ब्रेक के बाद रहिए साथ। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि इत्तेहादियों की जानिब से फैसला करने में इतनी ताखीर क्यों हो रही है, इसी पे दीगर एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। या सब आखिर ये रवैया क्यों अपनाया जा रहा है इत्तेहादियों की जानिब से? जल्दी किस बात की है और क्यों जल्दी फैसला करें? वो अभी ज़ाहिर 28-29 से पहले वो वोटिंग नहीं होनी उस पर, तो फिर और बहुत सी चीज़ें होती हैं तय करने वाली। ये पता इतना आसान नहीं है कि आप ज़ाहिर है गवर्नमेंट के साथ आप पिछले 3.5-4 साल से हैं, उसको छोड़ना भी इजी नहीं होता। फिर किसी दूसरे के साथ जाना, ऑपोजिशन में गारंटीज चाहिए होती हैं, जैसे MKM अपनी गारंटीज मांग रही है, PMLQ अपनी गारंटीज मांग रही है, क्योंकि जब तक को हतमी फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। इत्तेहाद अब क्यों करते हैं? पॉलिटिकल सिनारियो में तो ऐसे ही होता है ना कि जहां आपको ज़्यादा मफाद नज़र आ रहा होता है, जिसको कौमी मफाद कहा जाता है, चाहे वो आप ज़ाती समझ रहे हो, ज़ाहिर है आपने अपने वोटर का भी मफाद देखना है, आपने फ्यूचर में जब इलेक्शन लड़ना है उसमें भी आपने देखना है कि कितनी सीट्स हमारी इंटैक्ट होंगी जब हम इलेक्शन में जा रहे होंगे। किसी ऐसे इत्तेहाद में ना चले जाएं कि जो अभी हमारे पास है वो भी हमारे हाथ से जाए। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद को फैसला करना होता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इत्तेहादी को काम ऐसा कर रहे हैं। वो शायद वो जो 48 और 24 और 36 घंटों की डेडलाइन दी जा रही थी कि फैसला कर लेंगे, वो इसलिए थी कि उस वक्त लग रहा था कि शायद 23 मार्च से पहले ये सारा कुछ हो जाए। लेकिन अब चूंकि समझ आ गई कि 23 मार्च के बाद चीज़ें जानी है, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और ये अनाउंसमेंट्स आपके सामने आ जाएंगी इत्तेहादियों। ठीक है, तो मोहम्मद इलियास साहब, इत्तेहादियों को मजीद कितना वक्त चाहिए होगा कोई भी फैसला करने में? देखें जी, इत्तेहादी जैसे एयाज साहब ने बताया कि उनको जब तक गारंटीज़ और उनको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, क्योंकि उन्होंने यहाँ ही नहीं उनकी ख़त्म हो जानी सियासत, उन्होंने आगे भी सियासत करनी है, अगले इलेक्शन में जाना है, लोगों को जवाब देना है कि उन्होंने जो फ़ैसला मूव किया था उनके मुफाद के लिए किया था, क्या किया था। और जो देखें, अगर वो सेटल नहीं करते, जज्बाती होकर कोई फ़ैसला कर देते हैं तो मूव नाकाम हो जाती है, तो उनकी कहाँ जाएगी इत्तेहादियों की? इत्तेहादियों को तो उधर नुकसान होगा। तो ये तमाम जो सूरत हाल है उस वक्त देखा जा रहा है कि तमाम किस तरह कैलकुलेशन जो नंबर्स गेम्स है उसको किस तरह इत्तेहादी, क्योंकि बड़े अहम हो गए, और यहाँ इत्तेहादी ये भी देख रहे हैं कि कोई उनको लीड करे। तो जाहिर है मुस्लिम लीग काफ के पास तमाम सारे आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जानब जो भी है वो भी उनके पास आए, उसके बाद इत्तेहादी बाप, MKM और दूसरी जो ANP वगैरह सारे वो इसलिए आ रहे हैं उनसे आके बातचीत करें। इवन के जो हैं PTI के मेंबरान हैं वो भी उनसे आके बातचीत करें, ताकि ये एक वक्ती तौर पर फ़ैसला नहीं है, ये मुस्तकबिल का भी फ़ैसला है। इसमें अगले जो टिकट्स हैं, उन्होंने टिकट हासिल करनी है, कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है, ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। और यहाँ ये फ़ैसला करने के लिए इनको वक्त तो दरकार है अभी,
क्योंकि इनको काफ़ी कहा था कि जी जल्दी कर लेंगे इसके बारे में फ़ैसला, लेकिन जैसे जैसे देख रहे हैं कि उधर से स्पेस उनको मिल रही है, जब तक इलेक्शन वो क्या कहते हैं इजलास नहीं आ जाता उस वक्त तक ये इस तरह ही बातचीत चलता रहेगा सिलसिला। जैसे ही वो जितना वक्त करीब आ जाएगा कि वोटिंग का सिलसिला करीब आ जाएगा तो ये उतने सीरियस हो जाएंगे, उसके बाद इनको कोई ना एक फ़ैसला करना पड़ेगा और वो फ़ैसला करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये अपने करते हैं। ज़ाहिर है इस बारे में जरदारी साहब भी लगे हुए तो हुए हैं कि इनका कोई फ़ैसला करवा के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करवा दें, और ज़ाहिर है वो इस हद तक वो बड़े हद तक कामयाब हैं, लेकिन अभी उनको उसका वो ऐलान नहीं करवा पाए। जैसे ही वो कोई करवाएंगे गारंटी कोई सबूत या मौलाना फजल रहमान साहब चाहेंगे तो वो देखेंगे कि देखें इन इत्तेहादियों को किस हद तक तोड़ सकें या तोड़ना चाह रहे हैं कि किस तरह अपनी तरफ कायल कर रहे हैं या PTI के अरकान को साथ लेके आना चाह रहे हैं। वो ये तमाम चीज़ें हैं वो जो कि वक्त के आने के साथ ही पता चल जाएगा। ठीक है आमिर साहब, क्या काफ लीग शेख रशीद के मशवरे पे अमल कर सकती है? बड़ी अच्छी बात की, मैं कहना भूल गया था, शेख रशीद साहब जुर्रत करके चौधरियों के घर क्यों नहीं चले जाते? कभी तो कहते हैं 5 वोटों की पार्टी है, फिर कहते हैं जनाब मैं मशवरा दूंगा। भाई आप लाउड स्पीकर पे क्यों मशवरा देते हैं? आप इमरान खान के साथ हैं या चौधरियों को उकसा रहे हैं कि निकलो जल्दी? मतलब मुझे तो शेख साहब पे शक हो रहा है कि मसला क्या है, नाराजगी क्या है? 4 महीने से प्राइम मिनिस्टर नियुक्त नहीं करा रहे, वो कहीं इत्तेहादियों में भी साथ नहीं लेके जा रहे अयाज साहब उनको, यानी वो हर जगह पे देखे ना जलसों में गिराव जलाओ की बात करते थे शेख साहब इमरान खान के साथ, और आजकल वो बिल्कुल बेले फिर रहे हैं। मुझे तो बड़ा मसला नजर आ रहा है। नहीं एहतजाज आपका भी रिकॉर्ड होना चाहिए शेख साहब क्या। ब्रिगेडियर साहब बता सकते हैं? जी ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब वालों तो इनकार ही समझो, वो कल का इनकार कर चुके हैं। चले देखिए बात यह कि इस वक्त जो इत्तेहादी पार्टी है सिर्फ इस वजह से मेरे ख्याल में वेट कर रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा मसला हो रहा है। यकीनन कहना चाह रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें इस बात का इंतजार कर रही हैं कि गारंटी किस तरफ से मिलती है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक का रहेगा इंतजार। अल्लाह निगहबान।